जी ओवरहेड, ओवरहेड दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक को हम क्या देते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, और एक को हम क्या देते हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। अब हमें थोड़ा सा इतिहास से पढ़ना पड़ेगा, एमसीक्यूज की वजह से अंग्रेजी को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको बुक रीडिंग जरूर करवाऊंगा। प्रोडक्शन, और ये जो चैप्टर हमारा है वो है प्रोडक्शन ओवरहेड का, बेसिकली ये चैप्टर इसका। अब प्रोडक्शन ओवरहेड फर्दर दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। अब होता यह है, कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। एक लफ्ज आप पढ़ोगे कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर। इस कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है? देखिए, कॉस्ट सेंटर आपका कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कॉस्ट सेंटर आपकी कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, कॉस्ट सेंटर आपकी कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई बैच भी हो सकता है, कोई कॉस्ट पूल भी हो सकता है। तो फिर कॉस्ट सेंटर है क्या? कॉस्ट सेंटर वो जगह जिसको हम अपनी कॉस्ट एलोकेट किया करेंगे, जिसको हम अपनी कॉस्ट एलोकेट किया करेंगे। ये जो कॉस्ट सेंटर है ये डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा होता, मतलब ये सेल नहीं हो रही होती इसमें, इसमें हमारी अभी कॉस्ट फाइंड हो रही होती है। एग्जांपल देता हूं, आपके पास तीन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट ए क्या करता है? ये डिजाइन बनाता है, प्रोडक्ट का डिजाइन फाइनल करता है। डिपार्टमेंट बी में क्या हो रहा होता है? पैकिंग हो रही होती है। डिपार्टमेंट सी में क्या हो रहा है? क्वालिटी चेक हो रहा है। क्या डिपार्टमेंट ए चीजें बेच रहा है? डिपार्टमेंट बी बेच रहा है, डिपार्टमेंट सी बेच रहा है, लेकिन हर डिपार्टमेंट के खर्चे तो होंगे। हर डिपार्टमेंट का बिजली का बिल होगा, हर डिपार्टमेंट का लेबर का खर्चा होगा, हर डिपार्टमेंट का मटेरियल का खर्चा भी हो सकता है। तो हर डिपार्टमेंट के हर खर्चे को अलग अलग करना क्या कहलाता है? जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, एलोकेशन। क्या बोला जाता है उसे? अपॉर्शनमेंट एंड एलोकेशन। अपॉर्शनमेंट एंड, तो बेसिकली कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर क्या होता है? हर वो चीज जिसको हमने सेपरेटली जिसकी कॉस्ट फाइंड करनी है उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट फाइंड कर लेंगे अगर डिपार्टमेंट है तो। प्रोडक्ट है, अगर तीन चार प्रोडक्ट बन रही हैं, सबकी अलग अलग कॉस्टिंग करनी है, कॉस्ट सेंटर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। कोई एक्टिविटी बेस आप बना रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही होती, जैसे असेंबली एक एक्टिविटी है, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, असेंबली भी उसमें हो रही है, यानी असेंबल भी पार्ट हो रहे हैं, पेंट भी उसके अंदर उनका हो रहा है और उनका डिलीवर भी हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिविटी। तो हर एक्टिविटी का खर्चा। टॉपिक हमारा ये है कि हमारे जो प्रोडक्शन ओवरहेड हैं ये मोस्ट ऑफ द केसेस कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब पता है? कंबाइन। हमने इन खर्चों को हर एक्टिविटी के ऊपर या हर डिपार्टमेंट के ऊपर अलग अलग एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ये मेन चैप्टर है कि ओवरहेड्स को, देखिए मटेरियल हर एक का अपना होता है, लेबर भी हर एक की अपनी होती है, उसको हमने फाइंड करने की जरूरत
हमने बेसिकली अपने प्रोडक्शन ओवरहेड को हर कॉस्ट सेंटर पर एलोकेट कर। कैसे एलोकेट करेंगे? एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक फैक्ट्री है, आप इस फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हो ₹500,000। इस फैक्ट्री के अंदर 3 प्रोडक्ट बन रही हैं या 3 डिपार्टमेंट हैं? 3 प्रोडक्ट बन रही हैं या 3 डिपार्टमेंट हैं? ए, बी और सी। ए के पास जो टोटल एरिया है वो है 500 स्क्वायर फीट। बी के पास जो टोटल एरिया है वो है सपोज दैट 1200 स्क्वायर फीट, और सी के पास जो टोटल एरिया है वो सपोज दैट 300 स्क्वायर फीट। हमारे पास फैक्ट्री है जिसका टोटल एरिया 2000 स्क्वायर फीट है, जिसमें डिपार्टमेंट ए को कितना दिया हुआ है? इसमें डिपार्टमेंट ए काम कर रहा है, इतने एरिया में डिपार्टमेंट बी काम कर रहा है और इतने एरिया में डिपार्टमेंट सी काम कर रहा है। आप समझदार शक्ल से लग रहे हो। ये 500 जो मैंने रेंट पे किया है ये मेरा फैक्ट्री का रेंट है, ये मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड है। मैं चाहता हूं हर कॉस्ट सेंटर को मैं अलग अलग एलोकेट कर दूं, 3 पे डिवाइड करके कर दूं। ये तरीका सही है या जिसका जितना स्क्वायर फीट है उस हिसाब से करना चाहिए? जिसका जितना एरिया जिसने घेरा हुआ है उतने एरिया की बेस के ऊपर हम इसे कर देना चाहिए। ठीक होगी बात? अब क्या करेंगे, किस तरह से? टोटल पे डिवाइड, हर एक को अपने अपने से। तो सबसे पहले हम करेंगे टोटल एरिया। क्या करेंगे? टोटल एरिया 2000 आ जाएगा। फिर 5 लाख को 2000 पे डिवाइड करके 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए का हिस्सा आ जाएगा। 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी का हिस्सा आ जाएगा, और 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी का हिस्सा आ जाएगा। ये मतलब ये 5 लाख। अच्छा, 2 टर्म्स हैं, एक लफ्ज है एलोकेट, एक लफ्ज है अपोर्शन। 2 लफ्ज हैं, एलोकेट एंड अपोर्शन। अपोर्शन का लफ्ज का मतलब ये होता है कि आपके पास टोटल एक्सपेंस है, आपने सब पर डिवाइड कर दिए, इसे बोलते हैं अपोर्शनमेंट। एक होता है, वो कहता है कि ए का इनडायरेक्ट लेबर, ए का इनडायरेक्ट लेबर 7000 है, बी का इनडायरेक्ट लेबर 12000 है, सी का इनडायरेक्ट लेबर 8000 है। इनडायरेक्ट लेबर क्या प्रोडक्शन ओवरहेड है कि नहीं? इनडायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड है या नहीं? अच्छा, याद रखें, आई कैप बड़ी शरारतें करता है। आई कैप नीचे देता है डायरेक्ट वेजेस, कहता है अपोर्शन करो, सारे करके आते हैं, हालांकि अपोर्शनमेंट सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड की होती है। ये चैप्टर किसका है? ये चैप्टर ये प्रोडक्शन ओवरहेड का है। किसका है? तो एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट जब भी करनी है फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड की करनी। पेपर में वो डायरेक्ट वेजेस दे देता, लोग उसको अपोर्शन कर देते, उसको वो प्रोडक्शन ओवरहेड है ही नहीं। अब आगे सवाल देखिएगा, ए का इंडायरेक्ट लेबर कितना है? 7000, बी का कितना है? 12000, डी का कितना है? 8000। हाँ जी, ये अपोर्शन हुआ है या करना है? सबके अलग अलग बताए हुए हैं, इसको अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो कहते हैं 7000 रुपए हमने इनडायरेक्ट लेबर पे किया ए के लिए स्पेसिफिकली, 12000 बी का स्पेसिफिक है, 8000 इसको अपोर्शन करने की जरूरत, इसे बोलते हैं एलोकेशन। जो ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो उसे बोलते हैं एलोकेशन, जो हम करेंगे उसे बोलेंगे अपोर्शनमेंट। ओके होगी बात? टोटल 3 बातें अभी कंसीडर करनी है आज के लेक्चर में, एक अपोर्शनमेंट, एक एलोकेशन
और तीसरा बेस। किसको बेस बनाएंगे? जैसे इसमें आपने किसको बेस बनाया? एरिया। किसको बेस बनाया? एरिया को। तो हम पहले लिखते हैं कि हमारे ओवरहेड कौन कौन से हो सकते हैं और किस बेस पे हम उसको नॉर्मली डिवाइड किया करेंगे। तो कुछ तो आई कैप ने अपनी किताब में लिख दी है, उसको लिखते हैं, और बाकी जो है वो एक पूरी लिस्ट है, वो हमें लिखनी पड़ेगी और याद भी करनी पड़ेगी। और बेस कोई फिक्स नहीं होते, अगर बेस वो खुद बता दे तो उसको फॉलो करेंगे, वो नहीं बताएगा तो फिर खुद बेस ले लेंगे। तो एक छोटी सी एक उसने एक पेज लिखा हुआ है। सबसे पहले ये मैं आपको लिखवा भी देता हूं, बल्कि आप यहां से यहां तक देखें तो ये सबका एरिया बेस है। आप लिख लें ताकि आपको इससे याद नहीं रहेगा। एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, पेज को छोड़े लिखो, एयर कंडीशनिंग एसी लिख लो, हीटिंग, हीट एंड लाइट लिख लो, हीटिंग को हीट एंड लाइट। ये ओवरऑल एनर्जी है, ये जो गैस इस्तेमाल हो रही है पूरी फैक्ट्री के अंदर, ये स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट की नहीं है। बिल्डिंग की इंश्योरेंस, बिल्डिंग का रिपेयर, बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन। इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्री ओवरहेड होगा वो एरिया की बेस के ऊपर अपोर्शन करेंगे। बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, बिल्डिंग की सिक्योरिटी, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी ओवरहेड होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, उसको किस बेस पे किया करेंगे? एरिया की बेस के ऊपर। ओके की बात। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे या उसकी WDV पे या यूजेज पे। कभी कभी कॉस्ट भी नहीं बताया होता, कभी कभी WDV भी नहीं बताई होगी, तो हम किस पे कर लेंगे? जितने घंटे इस्तेमाल हुई या जितने यूनिट बनाए। जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना, प्रायोरिटी इसी बेस पे देंगे। जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है प्रायोरिटी इसी बेस पे देनी है। पहले कॉस्ट, कॉस्ट ने गिवन तो WDV, WDV ने गिवन तो उसका यूजेज। प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस ये हमेशा कॉस्ट या WDV पे, इंश्योरेंस कभी भी यूजेज में नहीं आती, वैल्यू पे आती है। ये बात याद रख लें, किसी भी चीज की इंश्योरेंस, हमने ये चीज कहीं पढ़ी भी है, हमने इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट को एलोकेट किया था, अपोर्शन किया था, किस बेस पे किया था? इनवॉइस वैल्यू पे। हालांकि हमने फ्रेट चार्जेस वॉल्यूम पे लिया था। प्लांट एंड मशीनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट WDV या यूजेज। जैनिटोरियल एक्सपेंस, फ्लोर एरिया, और जैनिटोरियल किसे कहते हैं? जैनिटोर गए सफाई के, जो बिल्डिंग को साफ सुथराई के लिए जो स्टाफ नहीं रखा होता, उनके सारे एक्सपेंसेस। लाइटिंग, लाइटिंग पॉइंट, एक है हीट एंड लाइट, एक है लाइटिंग, एक है पावर। ये तीनों के मीनिंग एक है बट उनका इस्तेमाल अलग अलग है। दोबारा सुने, कौन से तीन? हीट एंड लाइट, पावर और लाइटिंग। अगर तो लाइटिंग अलग से बताया हुआ है और लाइटिंग पॉइंट भी गिवन है, तो फिर लाइट पॉइंट की बेस के ऊपर जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा बल्ब लगे हुए हैं, जितने उन्होंने पोर्ट बनाए हुए हैं, उस हिसाब से। और अगर लाइटिंग पॉइंट नहीं गिवन तो एरिया जिंदाबाद, फिर एरिया की बेस पे देख लेंगे। बट पहले लाइटिंग पॉइंट, ये नो कि एक एरिया बहुत ज्यादा, उन्होंने एक बल्ब लगाया हुआ है, और एक भाई साहब है छोटी सी उसकी कमरी है, उसने 6-7 बल्ब लगाया हुए हैं, और तो फिर
डिपेंड किस पे करेगा? किसका? इंश्योरेंस हमेशा वैल्यू पे होता है, किसी भी जिसकी इंश्योरेंस है उसकी वैल्यू लिया करेगी। लाइटिंग पॉइंट का मतलब क्या है? लाइटिंग पॉइंट का मतलब है जैसे आपके घर में 4-5 कमरे होंगे, अब वो हर कमरे में जितने बुक, अगर आप लोगों में लड़ाई हो जाती है कि हर कोई अपना अपना बिजली का बिल दे, एक अबू और एक आप, हाँ? अच्छा तो 2-3 हुए, फिर आज आपने अपने आप को शामिल नहीं किया। अच्छा उनका एक कमरा और आपका एक कमरा, ठीक है, दो वही। अगर कल को अब्बा जी कहते हैं कि पुत्र अपना बिल अपना खुद पे कर, आप कहते ठीक है आधा आधा कर लेते हैं, लेकिन तो खूब एसी भी चला रहा है, सारा कुछ चला रहा है, अब्बा कहते हैं नहीं यार ज्यादा नहीं होना, जितनी चीजें आप इस्तेमाल करोगे उसका बिल दे। तो लाइटिंग पॉइंट का बेसिकली मतलब है डिपार्टमेंट है फैक्ट्री के। कहते हैं एक तो यह कि एरिया बेस के ऊपर डिवाइड कर ले, दूसरा यह है कि हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट में एरिया तो ज्यादा है लेकिन बल्ब कम लगे हुए हैं, लाइटें कम लगी हुई हैं, तो उसको तो बिल ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए फिर, तो फिर वो कहते हैं नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट के ऊपर बेस बना देते हैं। उसके बाद कैंटीन एक्सपेंस, नंबर ऑफ वर्कर, जिस डिपार्टमेंट के जितने ज्यादा वर्कर होंगे उस हिसाब से यहां पर कैंटीन एक्सपेंस नंबर ऑफ वर्कर और बल्कि इसका बेस होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, जो एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस करवाई जाती है ना वो भी नंबर ऑफ वर्कर होती है। हेल्थ इंश्योरेंस ये बेस नहीं है, ये एक्सपेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट पर आवर्स, अच्छा ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, वो अगर एक्सपेंस दे सकता है उसकी बेस आपसे पूछ सकता है। फ्यूल एंड पावर क्वांटिटी के ऊपर और अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड के ऊपर, और ये ना फ्यूल एंड पावर सुने अलग कर दी, ये यूजेज के ऊपर भी होता है, लिखा हुआ कंज्यूम। इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज, ये वेयर हाउस रेंट समझ लें, वेयर हाउस रेंट ये एरिया बेस पे नहीं होता, याद रखें। वो जो रेंट ले रहे होते हैं ना वो कहते हैं वॉल्यूम, वेट या मटेरियल, कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल के ऊपर मोस्टली ये कर रहे होते हैं, हालांकि उन्हें एरिया बेस पे करना चाहिए कि स्पेस हम कितनी ले रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो वेयर हाउस की कॉस्ट वो बताते हैं ना, या वो वेट, वॉल्यूम या कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, उसके ऊपर बेस बना रहे होते हैं। ये कुछ बताए हुए हैं, ये जरूरी नहीं, ऐसा कोई एक्सपेंस जो इस लिस्ट में नहीं है, कल आपको एक और लिस्ट भी मैं शेयर करूंगा, ऐसा कोई एक्सपेंस जो इस लिस्ट में ना हो और पेपर में आ जाए, तो आपने ये देखना है कि इस एक्सपेंस को किस बेस के ऊपर बेस्ट होगा ये, ठीक होगी बात। अब ना इसका क्वेश्चन कैसे हल करना है, ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, एक क्वेश्चन देखें जरा। जी हाँ नहीं आता, लेकिन ये कौन सा डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है, ये उसके रेंट की बात हो रही है। हमने डायरेक्ट मटेरियल जहां रखा हुआ है उसका रेंट पे कर रहे हैं वेयर हाउस का, तो डायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम हो रहा है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, बट उसका जो रेंट आ रहा है वेयर हाउस का वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है। जी थोड़ा सा यहां पर देखें, प्रिपेयर, इधर जरा एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट शीट ऑफ अजफा कंपनी, ये अजफा कंपनी का नाम है, हमने अपॉर्शनमेंट का बनाना है, तरीकाकार सीखना है हमने। सबसे पहले दोबारा एक दफा वो कहता है एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट, ये हमेशा किसकी हुआ करेगी, प्रोडक्शन ओवरहेड की। अच्छा मैंने कई बार कहा आई कैप शरारत नहीं करता है, एक और शरारत आई कैप की सुने, एक दफा पेपर में उसने पूछ लिया, क्योंकि मैंने तो बता दिया ना कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं लेना, आई कैप ने पूछ लिया टोटल कॉस्ट बताएं। अब टोटल कॉस्ट के अंदर क्या आता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिर लेना था, डिपेंड करता है, पूछा गया है। अभी आपने मुझे बताना है, एक्टिव होके बैठना है। अगर आपने पिछली बातें गौर से सुनी है, डायरेक्ट वेजेस
डायरेक्ट वेजेस को कहते हैं डायरेक्ट लेबर, ये हमारा ओवरहेड है ही नहीं। अब सुने, अगर तो वो क्वेश्चन के अंदर टोटल कॉस्ट पूछे तो ये वैल्यू लेंगे, अगर वो सिर्फ एलोकेशन या पोर्शन में पूछ रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे। इनडायरेक्ट वेजेस लेंगे या छोड़ देंगे? ये ओवरहेड है, टिक करने लगा हूं। आगे अगली बात भी सुने, कहते हैं टोटल आए 3,13,820 मशीन ए के, मशीन बी के, असेंबली, कैंटीन, मेंटेनेंस एक्सपेंस सबके उसने बता दिए। तो ये पोर्शन करना है या एलोकेटेड है? एलोकेटेड है, इसको पोर्शन करने की जरूरत। मटेरियल, कंज्यूमेबल मटेरियल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, कहता है कंज्यूमेबल मटेरियल। कंज्यूमेबल मटेरियल होता है इनडायरेक्ट, ये भी क्या हुआ है? एलोकेटेड। रेंट एंड रेट्स उसने बता तो दिया टोटल, लेकिन किसी का भी नहीं बताया। तो इसको हमने करना है सब डिपार्टमेंट के ऊपर, हर कॉस्ट सेंटर के ऊपर डिवाइड करना है। बेस बतानी है आपने। अच्छा, बेस हमेशा गिवन से देखते हैं, ये है आपके पास बेसिस, ये एरिया, वैल्यू ऑफ मशीन, पावर यूजेज, डायरेक्ट लेबर, मशीन यूजेज आर। इन 5 में से किसी के ऊपर आपने करना है रेंट एंड रेट्स। कौन सा बेस्ट है? सबको पता चल गया। मेन आपने इसमें से ये तो किस्मत अच्छी या बुरी समझे, जो इसका अच्छा और आसान सवाल है वो इस अटेम्प्ट में आ चुका है। ये जो अटेम्प्ट गुजर चुकी है ना, इसमें इसका सवाल बहुत आसान था। अब जो आने वाली अटेम्प्ट है, मुझे लगता है वो इसका अगला चैप्टर, जो अगला चैप्टर शायद कंसीडर करे। ये ओवरहेड है और आगे एबीसी है। एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब दोनों चैप्टर एक ही है। तो मतलब हो सकता है कि वो इस दफा इसको ना छेड़े, अगले पेपर पे चैप्टर पे चला जाए। आगे देखते हैं, बिल्डिंग इंश्योरेंस। हाँ जी, बिल्डिंग इंश्योरेंस, पूरी तरह ध्यान से सुना करें बातें। बिल्डिंग की हर चीज एरिया के ऊपर, बिल्डिंग की हर चीज एरिया के ऊपर। हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। अब सुने, मैंने आपको कहा था 3 चीजें हैं, हीट एंड लाइट एरिया के ऊपर, हीट एंड लाइट, पावर, पावर यूजेज के ऊपर, पावर और इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आ जाते हैं ना जैसे लाइटिंग पॉइंट, वो लाइटिंग पॉइंट के ऊपर आए। इसमें आपके पास हीट एंड लाइट है, नीचे देखते हैं एक एरिया गिवन है, वैल्यू ऑफ मशीन तो हो नहीं सकता, पावर यूजेज पावर के लिए गिवन है, पावर यूजेज लेबर आर पे नहीं हो सकता, मशीन आर्स के ऊपर नहीं हो सकता। तो हीट एंड लाइट के लिए, वैसे हीट एंड लाइट के लिए एरिया ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए देखा करो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए देखना होता है, हीट एंड लाइट के लिए हमेशा एरिया। पावर, पावर यूजेज। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, आपके पास 2 चीजें गिवन है, वैल्यू भी गिवन है और मशीन यूजेज भी गिवन है। अगर दोनों में से एक गिवन होता, जो गिवन होता वही ले लेते, और अगर दोनों गिवन है तो पहले वैल्यू ले। डेप्रिसिएशन खत्म हो गया। अब इस सवाल को हल कैसे करते हैं? हल करना शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले नाम लिखेंगे अजफा, हाँ जी, अजफा एंड कंपनी। क्वेश्चन करना, साथ बातें कम करनी है। यहां पर हमने लिख देने ओवरहेड या डिस्क्रिप्शन, बल्कि रिक्वायरमेंट लिखेंगे। अपॉर्चनमेंट एंड एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। सर अगर हम बता दें आउटपुट मेथड यूज कर रहे हैं, जो हम डेप्रिसिएशन, अगर वो बेस खुद बता देगा ना, तो फिर जो बेस बताएगा वही लेंगे। अगर वो बेस नहीं बताता, फिर हम अपनी मर्जी करें। अगर वो बेस बता दे
तो फिर तो हमारा दिल माने या ना माने, हमें वही लेना है। वैल्यू ऑफ मशीन दिया होगा, यूजेज आ नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसे गिवन है तो फिर सीक्वेंस देखेंगे, पहले कॉस्ट, फिर डब्ल्यूडीवी, फिर यूजेज। अगर साइलेंट है तो पहले कॉस्ट, फिर डब्ल्यूडीवी, फिर यूजेज। इस सीक्वेंस में देखेंगे क्या गिवन है। और अगर वो खुद कहता है यूजेज बेसिस पे करना है, फिर सब छोड़ देंगे, यूजेज बेसिस को लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ये फॉर्मेट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ना लिखो डिस्क्रिप्शन, चल जाएगा काम। यहां पर लिख लेंगे बेस, यहां पर अपने सारे डिपार्टमेंट लिख लो, मशीन ए बी सी असेंबली, मशीन ए, मशीन बी असेंबली, फिर उसके बाद कैंटीन एंड मेंटेनेंस। पेपर में आपने एबीसी लिखना लॉ नहीं है, आपने पूरा लिखना है कैंटीन, और यहां पर लिख देना है वैल्यू इन रुपीज, या इसके साथ ही हर कॉलम के ऊपर रुपीज लिखते हैं, जैसे जहां रुपीज लिखने की जरूरत है। सब कॉलम पे नहीं, जहां अमाउंट लिखेंगे वहां पर रुपीज लिख सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस। सवाल हल करने का तरीका बता रहा हूं। इनडायरेक्ट वेजेस, बेस नहीं है तो क्या लिखेंगे, ये है एलोकेट। ओके होगी बात? हाँ जी, एज इट इज लिख दें। अच्छा, टोटल का कॉलम कंपल्सरी नहीं होता, आप बनाना चाहें एंड पे बना लें, नहीं बनाना चाहते छोड़ दें। अगर बना लेंगे तो वो नाराज नहीं होगा, नहीं बनाएंगे तो फिर भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि उसने तो एलोकेशन पूछी है। अगर टोटल पूछेगा तो हमें बनाएंगे, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। बनाते हो तो ठीक है, कॉलम और बना लो। हाँ जी, ए के कितने हैं? 313। ये तो नहीं लेंगे ना, डायरेक्ट वेजेस तो नहीं लेंगे। 34, मशीन बी के 36760, असेंबली के 62696, कैंटीन के 86118600, और मेंटेनेंस के। अभी हमने क्या किया, सिंपल इनडायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड थी, लिख दिया। उसके बाद कंज्यूमेबल मटेरियल, वो भी एलोकेटेड है, एज इट इज लिख दो अपने अपने डिपार्टमेंट के नीचे। ये इनडायरेक्ट कंज्यूमेबल है ना, ये सप्लाईज टाइप होती हैं। कंज्यूमेबल एलोकेट, ए का कितना है? 25600, 34800, कितना? 4800, 48 हुआ बस। और फिर और मेंटेनेंस का है ही नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो मेन काम है हमारा, करना कैसे है। रेंट एंड रेट्स, तरीकाकार देखिएगा, यहां पर लिखेंगे एरिया, रेंट एंड रेट्स। यहां पर बेस में क्या लिखेंगे? एरिया। हमने 66800 को सब के ऊपर अपोर्शन करना है, और बेस आप क्या बना रहे हो? एरिया। आप जाएंगे एरिया का लेंगे, ये है एरिया, एरिया का टोटल कितना है? 90,000, और सबका अलग अलग एरिया कितना है बताया हुआ है। तो क्या करेंगे? रेंट को 90,000 पे डिवाइड और हर एक के एरिया से मल्टीप्लाई। हाँ जी, 668। आपने जो कैलकुलेटर में करना क्या है, सिंपल 66800 डिवाइडेड बाय 90,000,
मल्टीप्लाइड बाय 20,000, जो भी आंसर आएगा। अब बस 20,000 को रेज करके ना अगला बेस लिखना है, ये आपने लिख लेना है और फिर जिस का रेंट आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। समझ लगी इस बात की? हाँ जी, करो जरा अपोर्शन इसको, एरिया को। 14844 17813 22267 89067 6.7 पॉइंट को छोड़े, फिर इसको 8907 कर ले। 2969। अगर हम इसको प्लस करें तो वो टोटल रेंट आना चाहिए जो एलोकेट किया है। पेपर में इसको वेरीफाई करने ना बैठ जाना, बस पेपर में हल करते होते हैं, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास आ गई बिल्डिंग इंश्योरेंस 9600। क्या बेस है? बिल्कुल 90,000 पे डिवाइड, 20 से मल्टीप्लाई, 24 से मल्टीप्लाई, 30 से, और इसी तरह मल्टीप्लाई करके। हाँ जी बताएं, बिल्डिंग इंश्योरेंस 21, इसका बेस लिखेंगे 2133 2560 3200 1280 42। बस हमारे पास रेंट हो गया, बिल्डिंग इंश्योरेंस हो गई, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट है 13,600। हीट एंड लाइट एरिया बेस है। हाँ जी, 13,600 को डिवाइड कर दें। आप चाहो तो यहां पर बेस के साथ एक कॉलम बनाकर, फिर ना वो ज्यादा पेपर फैल जाता है, टोटल इधर लिखकर उसकी बेस भी साथ ही लिखी जा सकती है। हाँ जी, क्या करेंगे, 13,600 को 90,000 पे डिवाइड करके 20,000 से मल्टीप्लाई किया, 3022 3627 4533 1813 604। उसके बाद पावर, इसका बेस क्या होगा, पावर यूजेज। हाँ जी, पावर के खर्चे कितने हैं, 34,000। बेस कितना है, 100%। और जब 100 आएगा तो सिंपल वो परसेंटेज लेते जाओ, क्योंकि बेस इसकी 100 होती है ना, वो परसेंटेज होता है। मतलब 0.54 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.3, 0.1 और पॉइंट या 100 पे डिवाइड, 54 से मल्टीप्लाई, 40 से मल्टीप्लाई। तो पहला कितना आ गया, 18576 137 1032 3। ये हमारे पास पावर के खर्चे आ गए। अब एंड पे हमारे पास रह गया डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट है 16,800 और डेप्रिसिएशन है 10 कम। इसका मतलब है 10% डेप्रिसिएशन का रेट है। अब इसको आपस में डिवाइड करके आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब उस वैल्यू को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 10% ही सबका ले लें, या फिर वही गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन बेस क्या होगी,
वैल्यू ऑफ मशीन, आप यूजेज भी ले सकते थे अगर ये ना गिवन होता तो। हाँ जी करो जरा, 76,000 71600 8800 1200 3200। अच्छा आप जरा खामोश, इसके अलावा यहां ये इसको बोलते हैं अपॉर्चनमेंट एंड एलोकेशन। इसके बाद वो हमसे एक और सवाल पूछ सकता है, हर डिपार्टमेंट का रेट बताएं। किसी का वो पर यूनिट रेट पूछ लेगा तो क्या करेंगे, यूनिट पे डिवाइड कर देंगे। किसी का वो पर आर रेट पूछेगा तो नंबर ऑफ आवर्स पे डिवाइड कर देंगे। आपने करना क्या है, इन सबको प्लस कर ले, ये प्लस कर लेंगे तो ये हर डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट आएगी या ओवरहेड्स आएंगे। ठीक है, अभी प्लस जाकर आपने खुद ही करना है। अभी अगली बात सुन ले मेन, बल्कि वो ना सुने, बस अभी आपने अपॉर्चनमेंट करके आनी है। आपको एक सवाल आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो मैनेजमेंट के ग्रुप में तो ऐड हो जाए, जो ऐड नहीं है तो आपको ना इसी तरह का एक दो सवाल आएंगे, बल्कि बुक तो सबके पास है ना, नहीं है? चलिए एक बार सोचिए, एग्जाम्पल नंबर 2 आपने ना दोबारा करनी है, और एग्जाम्पल नंबर 3 क्या सिर्फ एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट करके आनी। इसका जो फर्दर काम होगा पर यूनिट रेट या फाइंड करना वो हम कल सीखेंगे। कल हम एक और काम सीखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ये 2 एग्जाम्पल आपने करके आनी।